नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के लिए जो नवीन सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें टोटल 35 क्लास होने वाली है, आज हम 35 में से क्लास नंबर सेकेंड को देखेंगे। इससे पहले हमने परसों के दिन आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड कराया था और फर्स्ट क्लास में ही मैंने इस पूरे सीरीज में हमें पढ़ाने की क्या अप्रोच रखनी है, कहाँ से क्वेश्चन हम उठाऊंगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड सीरीज है। जो एमटीएस 2024 में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ परोसूंगा। ठीक है, तो आपको समझ होगी ही कि मैं इस सीरीज में क्या पढ़ाऊंगा, तो विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक PDF एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को एक छोटी सी फ़ी अदा करके बाय कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसी व्हाट्सएप नंबर का, आप लिंक क्लिक करेंगे, आपका सेलफोन व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहाँ से आप बात करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जिन बच्चे को कंटेंट लेना है वही मैसेज करे। हाल चाल तो मैं क्लास में ही कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई जो कराना ही मेरी हाल चाल जैसे ही भाई, है ना। हमको नहीं लगता है कि आपको जो है अगर कंटेंट की समझ है तो बोरिंग लगता होगा, और जिनको कंटेंट की समझ नहीं है उनके लिए मेरा क्लास है भी नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है तो उनको क्या अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे सीरीज की यानी 35 क्लास की PDF का कॉस्ट हमने 70 रुपया रखा है ना। ये वाली जो सीरीज चल रही है ना, और इसके साथ आपको 45 से अधिक टॉपिक की टॉपिक वाइज कंटेंट निःशुल्क दिया जाता है। और ये वाली सीरीज दोनों प्रकार के बच्चे के लिए है, जो हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश मीडियम से। आप हिंदी में या अंग्रेजी में कंटेंट ले सकते हैं, आपको जैसा सहूलियत हो। आज का जो सोर्स है क्वेश्चन का ये है 30/9/2024 MTS सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सभी क्वेश्चन, और इसको मैं पहले वन लाइनर फॉर्मेट में बताऊंगा, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा और लास्ट में होगी क्यूज। और पिछला क्लास में जो क्यूज में फर्स्ट आया है उनका नाम यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है, बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही हल्का सवाल। देखिए, बथुकम्मा त्योहार ये तेलंगाना से संबंधित है। संविधान निर्माण हेतु नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मोतीलाल नेहरू से। इनमें से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम परियोजना के तहत जो है स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन से बनेंगे। अनुच्छेद 181 के अनुसार ... को पद से हटाने का प्रस्ताव जब राज्य के विधानसभा में, है ना, विचाराधीन हो तो उस समय क्या नहीं हो सकता? कौन अध्यक्षता नहीं कर सकता? तो स्पीकर। आर्टिकल 181 के तहत अगर किसी राज्य में विधानसभा में जो है स्पीकर को हटाने की बात रखी गई हो तो उस समय स्पीकर जो है अध्यक्षता नहीं करते हैं। शब्द फुटफॉल्ट का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। मई 2001 में जो है यूनेस्को के अमूर्त विरासत में भारत का कौन से चीज़ को शामिल किया गया था? तो कुटियाट्टम को शामिल किया गया था। अभी वन लाइनर है, मैं इसको है ना अपने जो है जहरीले फैक्ट के साथ आगे पढ़ाऊंगा। वन लाइनर इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा बहुत तो याद रहे क्वेश्चन का बेस, जब फैक्ट पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगी मेरे दोस्त। एक निरंकुश शासक के रूप में बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? चालीसा का समाप्ति। राग दीपक का संबंध किससे है? तानसेन से। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? तो ये ओलंपिक में, तो ये शूटिंग में। 1991 के जनगणना में देश में अव्वल लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा था? तो आप कहते हो जी केरल। केरल तब से अव्वल ही है ना। कि किस कोशिकांग में राइबोसोमल RNA पाया जाता है और राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं? तो न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जनरली पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ये है छऊ। निम्नलिखित विकल्पों में अनुसूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के साथ जो है मिसमैच है या गलत है, उसको चुनने के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन से जाएगा। पटकाई पहाड़ी किस पहाड़ी का भाग है? तो आप कहते हो पूर्वांचल पहाड़ियां का। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में अपने प्रकृति की सही व्याख्या करता है? तो न तो लचीला है और न ही कठोर है, मतलब आंशिक रूप से लचीला, आंशिक रूप से कठोर। पता नहीं कितने साल भर कितने बार मैं इसको बताया होऊंगा। अच्छा, एक भी क्वेश्चन कहीं डिटेक्ट हो जाए मेरे प्यारे बच्चे की सर आपने पढ़ाया नहीं था और क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, मैं हमेशा कहता हूँ 80 से 85% क्वेश्चन करा के दूंगा एग्जाम में। इस बात में कितनी सच्चाई है? पहले तो जो एनालिसिस कराते थे हम भी, अब नहीं कराते हैं, और जो कुछ गुरुजी कराते हैं एनालिसिस के सभी प्रश्न सही नहीं होते हैं। इसीलिए आप जो है चॉकलेट के पीछे मत भागो, आप जो है मेहनत पे फोकस करो और तभी एग्जाम आपसे निकलेगी। एनालिसिस वो चॉकलेट है जिसे देख के 2-4 क्वेश्चन सही किया जा सकता है, पूरे के पूरे नहीं। ठीक है,
तो ये कम कठोर कम लचीला। प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु शिल्प सिंधु घाटी सभ्यता से दूर रखा गया था? भाई लैंग्वेज कठोर कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। लोहा स्लैब। लोहा का कभी सिंधु घाटी सभ्यता में नाम सुने थे आप? तो आंसर कर देना था। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे भैया? बाणभट्ट। हर्षचरित्र भी लिखे हैं। राहुल नवीन ईडी के उस समय प्रवर्तन निदेशालय में जो है निदेशक बने थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इनके सदस्यों के द्वारा काकोरी लूट कांड कब हुई थी, है ना? तो यहाँ पे इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, आप लोग बता दो, लिख दिया हूं। तो जो बच्चे कॉन्शियस है जरूर बताना। पिछले क्लास की जो क्यूज हुआ था, वैसे तो इनसे पहले बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया था, लेकिन ये बच्चा जो है ये 5 के 5 प्रश्न का जवाब सही दिया है। और जो सही जवाब देगा सबसे पहले उन्हीं का नाम लूंगा, क्योंकि भाई पिछले क्लास में तो 80 से ज़्यादा बच्चे ने जवाब दिया, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उतना, नहीं तो पूरे क्लास में यही टाइम हो जाएगा। तो पहला बच्चा, इनका नाम है भैया संतोष राठौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे पथ पे हो, जल्दी जल्दी सफल हो जाओ, आशा करता हूँ, है ना? तो आपने सभी प्रश्नों का जवाब सही दिया है। यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा था भैया भक्ति कुलकर्णी का संबंध किससे है? चेस से। इसके अलावा मैंने पूछा था कि जो हम्पी का खंडर है, हम्पी का जो मतलब खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मैकेंजी को। इसके अलावा मैंने पूछा था संथाल विद्रोह कब होती है? 1855-56 में सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू के द्वारा। इसके अलावा मैंने पूछा था कि भारत परिषद अधिनियम किसे कहा जाता है? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को कहा जाता है। इसके अलावा मैंने पूछा था कि ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? तो यहाँ पे साइबर ब्रंट को दिया गया था। तो भैया ये हैं पिछले क्लास के विजेता, इनका नाम हमने लिया। हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है भाई। पहला प्रश्न, है ना? अब आते हैं अपने ओरिजिनल रूप में। ये था डेमो, अब हम खरीदेंगे मेमो, ठीक है भैया। ये पहला जो प्रश्न है, बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? देखिए बथुकम्मा त्योहार जो है ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित होते हैं, तेलंगाना राज्य से। अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है तब क्या करे गुरुजी? तब आपको जो है आंध्र प्रदेश राज्य को टिक करके आना है। अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है तो ठीक से सुनिए, ऑप्शन में तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों है तो तेलंगाना को टिक करना है ना? और ऑप्शन में तेलंगाना है ये नहीं है तो आंध्र प्रदेश को टिक करना है, ठीक है। बथुकम्मा जिसे पुष्पों का त्योहार या फूलों का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि बथुकम्मा जो है बेसिकली फूल से बनाया हुआ एक प्रकार का आकार है ना? एक प्रकार का आकार है जो फूल से बनाया जाता है ना, फूल से बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, इसे ही बथुकम्मा कहा गया है। तो इसे पुष्पों का त्योहार भी कहा जाता है, तेलंगाना का त्योहार है। ये आंशिक रूप से या आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में भी मनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना हो दोस्त तो आंध्र प्रदेश आंसर कर देना। यह त्योहार कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो नवरात्रि के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवरात्रि के समय मनाया जाता है। और इसमें देवी गौरी को समर्पण दिखाया जाता है, देवी गौरी के प्रति समर्पण दिखाया जाता है। आप गौरी के जगह पे पार्वती माता भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पार्वती या देवी गौरी को समर्पित है बथुकम्मा त्योहार। बथुकम्मा शब्द का अर्थ है देवी का जीवन, देवी का जीवन में आना, है ना? देवी का जीवन में आना, इसका बथुकम्मा का अर्थ होता है ना? बोनालू महोत्सव ये भी तेलंगाना में बड़ा फेमस है और ये भी देवी से संबंधित ही त्योहार है। ये जो बोनालू महोत्सव है ये आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने में जब मानसून वगैरह होती है, जब अपन ना धान वगैरह रोपते हैं उस समय आषाढ़ महीना होता है। आमतौर पर जुलाई और अगस्त में, जैसे अभी का महीना जो चल रहा है, यह 1 महीने तक चलने वाली उत्सव है जो देवी महाकाली को समर्पित है। तो यहाँ पे 2 बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त मेरे भाई। बथुकम्मा के अंदर देवी गौरी को याद रखना है, बोनालू के अंदर देवी काली को याद रखना है। बथुकम्मा को नवरात्रि के लिए याद रखना है और आपका जो है बोनालू को आप आषाढ़ महीना के लिए याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, तेलंगाना में हम नववर्ष उत्सव को उगादी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्त? उगादी के नाम से जानते हैं। अब ये उगादी नॉट ओनली तेलंगाना बट आल्सो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, है ना? तो यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों ही स्टेट में उगादी जो है एज ए न्यू ईयर के रूप में हम जो है मनाते हैं, सुनते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के कुछ लोकप्रिय नृत्य है, आइए नृत्य को समझते हैं तेलंगाना के लिहाज से, है ना? एक है पेरनी शिवा तांडवम, पेरनी शिवा तांडवम, लंबाड़ी, ढीमसा नृत्य, गुसाड़ी नृत्य, डप्पू नृत्य। अब देखिए डप्पू नृत्य को मैंने कोष्ठ में लिख दिया है, आंध्र प्रदेश में भी होता है।
अब क्यों ऐसा होता है कि कई ऐसे चीज़ सर आप बताते हो कि भाई है तो यहाँ का लेकिन यहाँ भी होता है, ऐसा क्यों और मैं कब आंसर करूँ इसको? तो देखिए इसका जीता जागता और सबसे बड़ा एग्जाम्पल छठ पूजा हो सकती है। जो छठ पूजा है बिहार में, जो सूर्य देवता को समर्पित है और जो 4 दिनों तक चलती है ना, और जो दीपावली त्योहार के बाद में आती है ना, दीपावली त्योहार के बाद में आती है। क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ तो मैं देखता हूँ इन सब चीज़ों को, है ना। और इसके बाद जो ये छठ पूजा है ना, ये सिर्फ बिहार में नहीं होता है, तो ये बिहार का आस्था का सबसे बड़ा पर्व। लेकिन अगर ऑप्शन में बिहार न हो तो ये झारखंड में भी होता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं और बिहार के पश्चिमी इलाके हैं। तो पश्चिमी से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन, तो वहाँ पे भी जो है छठ की त्योहार लोग मनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ जो लोक कला या लोक नृत्य या जो भी आर्ट एंड कल्चर की चीज़ होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ का है वही हो, दूसरे जगह भी होता है, लेकिन तवज्जो आपको उनको देना है जहाँ पे विशेष रूप से होती है। यूपी, झारखंड और बिहार के केस में छठ पूजा को कहाँ आंसर करेंगे दोस्त? छठ को बिहार में आंसर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं तेलंगाना राज्य के कुछ प्रमुख लोकगीत या संगीत, जैसे ओक्कू कथा, शारदा काला, सुब्बी पतालू। ये सभी के सभी तेलंगाना राज्य का लोक संगीत या लोकगीत है। लोक नृत्य और लोक संगीत दोनों में फर्क तो आपको समझ में आता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, है ना भाई। एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला है। कौन सा भैया? है ना, मेथाराम जात्रा। मेथाराम जात्रा मेला ये कहाँ पे लगती है? तेलंगाना के अंदर लगती है। इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिनों तक चलती है ये मेथाराम जात्रा मेला? तो आप कहेंगे ये 4 डेज तक चलती है, 4 दिनों तक चलने वाली मेला है, ठीक है भाई, है ना। और ये किस देवी के सम्मान में? तो कहेंगे ये देवी समक्का सरलम्मा के सम्मान में जो है इस प्रकार की मेला का आयोजन किया जाता है ना। और इसमें किस जनजाति के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे ये कोया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं मेथाराम जात्रा मेला के अंदर। और ये मेला कब लगती है मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो ये फरवरी महीने में आयोजित होता है और ये बाइनियल है, 2 वर्ष में एक बार लगती है ना। और ये इंडिया में आफ्टर कुंभ सबसे बड़ी मेला है, यानी दूसरी सबसे बड़ी मेला होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि अगर भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाएगा तो बिहार का सोनपुर मेला होता है ना। कौन सा होता है भाई? बिहार का सोनपुर मेला दुनिया में सबसे बड़ी पशु मेला, इंडिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, इंडिया ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी जनजातीय मेला मेथाराम जात्रा मेला, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मेला मेथाराम जात्रा मेला। ये बात ध्यान रखना, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर दे देना है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ये जो सोनपुर मेला है इसको हम हरिहर नाम से भी जानते हैं, है ना, हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश भारत के 29वें राज्य के रूप में उदय हुआ था। आए चौंकिए नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ था। आज भी एग्जामिनर आपके साथ गुगली खेल सकता है। तेलंगाना राज्य के विकास का क्रम है, ऑप्शन में 28वां रहेगा और 29वां रहेगा, और जो 27वां 26वां पे फोकस कर रहा है वो तो आले दर्जे का तैयार करने वाला है भैया, उनकी तैयारी काफी लेवल का है, मैं इन दोनों की बात ही नहीं करता। 28 और 29 लेवल में जो बच्चे हवाबाजी वाले हैं वो 28 टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग लगा लेंगे, वो बोलेंगे भैया 28 को राज है तो 29वां कब बना। लेकिन ये 29 बना था, बाद में जम्मू और कश्मीर जो है राज्य के श्रेणी से हटके 2019 के अंदर, है ना, जो है आपका क्या बन गया भैया, यूटी बन गया, वो भी 1 नहीं 2 बन गए। तो 29 होने के बाद पुनः 28 राज्य इस प्रकार से हुआ था।
ठीक है। फिर आप कहोगे जब 2 यूटी बन गया सर तो 8 ही यूटी अब वर्तमान में बताते हो, तो 7 तो पहले था तो 9 होना चाहिए। तो भाई दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मर्ज करके एक को बना दिया गया दमन, तो 9 नहीं होके वो आ गया 8, आई 29 न होके हो गया 28। समझ में आ गया। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, महावीर हरीना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों काफी पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना राज्य के अंदर। तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने हेतु वहां का विधानसभा जो है इस प्रकार के मामला को विचाराधीन बनाया है अपने विधानसभा के अंदर इस प्रकार के अधिनियम विधेयक इत्यादि से संबंधित बात किया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में किए जाने की बात चल रही है या हो रही है, तो आप कहेंगे तेलंगाना। ये जो यंग इंडिया वाला वर्ड है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है भाई। उनके एक पत्रिका भी थे यंग इंडिया, जैसा कि आपको पता होगा। भैया 1 सेकंड का समय लूंगा और माफी भी चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे के मन में होते हैं कि ये प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार नहीं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी सफलता की सीढ़ी दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा कोई और जरिया नहीं है। ये है टॉपर्स चॉइस, ये परसों के दिन रिलीज हुआ था, वीडियो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। जिनको एसएससी का एग्जाम देना है, फेज का एग्जाम देना है, सीपीओ का एग्जाम देना है, रामबाण सिद्ध न हो तो कहना। इसके अलावा ये है भैया मार्क बूस्टर, ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ये आपके मार्क इनहेंस करते हैं और ये भी आपके जो है वीडियो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ये रहा भैया रेलवे की परीक्षा दर्पण, और रेलवे के एक 30 सीरीज और चल रही है न्यू वाली, जिसमें 24 क्लास हो चुकी है। ये दोनों पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और जो मैं चैनल पे पढ़ाऊँ उससे टच में रहेंगे, आपका एनटीपीसी मेंस भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा पहला ई बुक, उससे तो रूबरू होंगे ही, है ना। धीरे धीरे समय के साथ जो है थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन पूर्णतः नीचे की तरफ ये कभी नहीं होगा, ऐसा कंटेंट लिख दिया हूं, है ना। ये फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी परियोजना का हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे मैथन का हिस्सा रहा है, माफ कीजिए। तो ये मैथन बांध जो है इसी परियोजना के तहत जो है मैथान डैम को बनाया गया था। तो ये थे आपके ऑप्शन में वहां पर ओरिजिनल प्रश्न के अंदर। अब आइए इसे समझते हैं। दामोदर घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 को शुरू हुआ था और ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय, है ना, मल्टीपर्पस वाला नदी घाटी परियोजना था। इसे ध्यान रखना। दामोदर घाटी हुगली नदी की एक सहायक नदी, दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी की एक सहायक नदी है। और हुगली जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की तो ही पार्ट है हुगली नदी मेरे भाई, क्योंकि गंगा जो है ये पश्चिम बंगाल में जाने के बाद बांग्लादेश में जाने से पहले 2 धारा में विभाजित हो जाती है। गंगा जिस प्रकार से 2 धाराओं से मिलके बनी होती है, उसी प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाके पुनः 2 भागों में बट जाती है। एक भाग चली जाती है आपका बांग्लादेश, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और जो इंडिया में ही घूम के रह जाती है इसे हम कहते हैं हुगली। तो इसी नदी की सहायक नदी है कौन सा? दामोदर, ठीक है। और जब गंगा का निर्माण देवप्रयाग में हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तो ये भागीरथी और अलकनंदा 2 नदी की संयुक्त जल राशि गंगा कहलाई, क्योंकि ये पॉइंट पे जो है दोनों की जल मिल जाती है, जिसे देवप्रयाग कहते हैं। इसकी प्रारंभिक सहायक नदी और आखिरी सहायक नदी इंडिया में बता दिया था, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम गंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी है, और महानंदा नदी जो है गंगा का आखिरी सहायक नदी है इंडिया के अंदर। इसके बाद बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी, ठीक है भाई, ध्यान रखना मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना। तो ये जो दामोदर नदी है ये आपके हुगली की सहायक नदी हो गया। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की सहायक नदी की बात कर लेते हैं पहले।
तो बराकर नदी है। इसका कंफ्यूजिंग पेयर क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई? बराक नदी। बराक नदी किसके सहायक नदी हो जाएंगे? ये ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी हो जाएगा बराक नदी, है ना। और बराकर दामोदर का सहायक नदी हो जाएगा। ये दोनों कंफ्यूजिंग पेयर है, बराक और बराकर, ठीक है भाई। कोनार नदी, बोकारो नदी, है ना, जहारो नदी, जमुनिया नदी, घरी, गुइया, खरिया, भेरा, ये सभी के सभी नदी दामोदर नदी का सहायक नदी है। कभी कभी एग्जामिनर जब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है तो कुछ ऐसे नदी का नाम पूछता है जो वेरी फनी सुनने में लगे। जैसे यहाँ पे भेरा नदी, है ना, आपने एक जोंक नदी का नाम सुना होगा, आपने एक तेल नदी का नाम सुना होगा, ठीक है भाई। जोंक नदी, तेल नदी, ये दोनों ही महानदी का सहायक नदी है जो एग्जाम में आ चुका है। ये रहा भेरा नदी जो बराकर का है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के टेनेसी परियोजना से जो है हमारा दामोदर घाटी परियोजना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर आपसे पूछता है कि दामोदर घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस हाईटेक परियोजना से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप कहेंगे अमेरिका के टेनेसी परियोजना से। इस परियोजना में शुरुआत में कितने डैम का निर्माण करना था? तो यह परियोजना जब विचाराधीन था या पारित कर दिया गया तो शुरू में हम इसके तहत 7 गो डैम बनाने आए थे, लेकिन कई सारे अड़चने और भी कई कारणों के चलते इसमें टोटल 4 ही डैम का निर्माण हो पाया, जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था और मैंने पहले भी पढ़ा रखा था, ठीक है भाई। तो ये 4 डैम कौन सा है? तिलैया बांध, मैथान बांध, कोनार बांध और पंचेत बांध। यहाँ तक कि ये चारों बांध किन किन नदी के मतलब रिगार्ड में बनाए गए हैं ये बात भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। यह बांध बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई फैसिलिटी और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा एक विश्व बैंक के साथ अनुबंध किया गया ताकि ये जो आपका प्रबंधन है इस एरिया का उसको जो है फिर से रिजुविनेट किया जा सके, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई, है ना, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र प्रबंधन हेतु ऋण समझौता निम्नलिखित में से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ हुआ है, तो आप विश्व बैंक आंसर कर देना। आई एम श्योर कि अगर बिना पढ़े एग्जाम में आ जाए तो बच्चे विश्व बैंक नहीं मारेंगे, हो सकता है कि नाबार्ड को आंसर कर दे, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे बनाया गया। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 260.89 के करीब, यानी 261 मीटर की ऊंचाई या फिर उससे ज्यादा भी, है ना। इसका उपयोग जो है जल विद्युत और सिंचाई और भी कई पर्पस से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। क्या हुआ गुनू? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध। अभी आपने सुना मेरे भाई कि भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहेंगे तो आपका भाखड़ा नांगल बांध ही होगा, ठीक है मेरे भाई। ये कौन से नदी पे है? सतलज नदी पे। लगे हाथ पिछले ही क्लास में कुछ दिन पहले बताया था, इसीलिए मैं आपको नहीं यहाँ पे लिख पाया हूँ। सबसे लंबा बांध कहेगा तो फिर आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा जो महानदी पे स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल भी पूछा जाता है और सबसे बड़ा भी। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा को 2 चीज के लिए याद रखना, एक तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए याद रखना, ये भी पूछा जाता है, और दूसरा सुंदरी का वृक्ष, है ना, सुंदरी का वृक्ष पूछा जाता है, और तीसरा कि सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के जो है मतलब जंगल पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव प्रकार के पाए जाते हैं। ये मैनग्रोव प्रकार की जो जंगल है इसकी क्या खासियत है कि इसका अधिकांश जो भाग है पेड़ पौधे का वो जल प्लावित होते हैं, जल में डूबे हुए होते हैं, नमकीन एरिया की वन है ये, और बहुत सारे जीव जंतु का प्राकृतिक आवास माना जाता है। जो मैनग्रोव वन होते हैं इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ठीक है, ज्वारीय वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 181 के अनुसार जब ... को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। लोकसभा का अध्यक्ष इस खाली स्थान में भरिए, आंसर मिलेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है मेरे भाई? स्पीकर कहा जाता है। एक स्पीकर होता है कि भाई बजता है उसमें, है ना, रेडियो वगैरह के अंदर, है ना, ऐसा छोटा सा भी रहता है, और तो आजकल तो डीजे वीजे भी आया है। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन साहब को स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है भाई। इनके अलावा स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? उन ऑप्शन में स्पीकर मस्ट होता है। स्पीकर साहब की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इनका सिलेक्शन होता है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वही जो है अपने में से वो आदमी को चुन लेते हैं। ठीक है। जैसे वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, है ना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए, एक तो स्पीकर होते हैं और एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम शब्द का मतलब ही होता है जब तक, है ना, मतलब जब तक जो है मेन स्पीकर नहीं चुना जा रहा है तब तक की काम के लिए, है ना, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुना गया था। किसे चुना गया था मेरे भाई? भर्तृहरि महताब को। याद रखिएगा, एग्जामिनर का माथा घुमा तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि है ना, भर्तृहरि वैसा नाम है, भर्तृहरि महताब। ठीक है भाई। तो प्रोटेम स्पीकर थे 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब तो कर दिए, इसके लिए कौन से आर्टिकल जिम्मेवार है? तो 95.1 आर्टिकल जो है प्रोटेम स्पीकर से संबंधित है। अनुच्छेद 108 के तहत आप सभी को पता होगा कि ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ये ज्वाइंट सीटिंग क्या होती है कि जब आपका लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठक करते हैं तो इस बैठक को बुलाने के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी हैं ये तो प्रेसिडेंट साहब हैं, लेकिन इस बैठक में जो चेयरपर्सन है, अध्यक्षता करेंगे, वो कौन होंगे? तो स्पीकर साहब होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो इसे ध्यान रख लेंगे, होंगे कौन भैया? स्पीकर साहब होंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, किसी भी देश को धन विधेयक, यहाँ पे देश काट दो, किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में चिन्हित करने का जो अंतिम निर्णय है ये स्पीकर के पास सुरक्षित है। कहने का मतलब है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस बात की आखिरी पुष्टि जो है स्पीकर साहब ही करते हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे भैया? ये थे गणेश वासुदेव मावलकर साहब। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत संयम अयंगर साहब। और प्रथम महिला स्पीकर कौन हुए लोकसभा में? मीरा कुमार साहब, मीरा कुमार जी, ये महिला हैं, जगजीवन राम साहब से जुड़े हुए हैं, है ना भैया। तो ध्यान रखेंगे, नाम भले ही जेंट्स जैसे लगता हो। एक नाम और बता दूं आपको, संतोष यादव, है ना, जो पर्वतारोही थी, 2 बार चढ़ी थी इंडिया के लिहाज से, तो वो भी नाम आपको सुनने में नहीं लगता है संतोष यादव जेंट्स का होगा, लेकिन महिला है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए, है ना, पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और वह राइबोसोम के उत्पादन के प्रक्रिया में शामिल होता है। बताना मेरे भाई कि ये क्वेश्चन एमटीएस में आने से पहले पढ़ा दिया था कि नहीं, है ना, बता देना, पढ़ाया था कि नहीं हूबहू लैंग्वेज में, है ना। तो भाई पढ़ोगे तो फायदा में रहोगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना, क्योंकि हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। हमें ये भरोसा नहीं है कि कभी हमारे पास जो है 10-20 हज़ार बच्चे आ जाएंगे, नहीं, तुम जो पढ़ते हो ना वही हीरो हो, और वही मेरा हीरा मोती है, तुम सब सेलेक्ट होने वाले हो। ठीक है। तो लाइक कर दिया करो, दिल साफ रखो। तो ये नाभिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाभिक। मैंने शुरुआत में वन लाइनर फॉर्मेट में केंद्रक बताया था दोस्त, नाभिक को ही केंद्रक कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको जो है ना परमाणु के मौलिक कण से भी जोड़ सकते हैं। जो परमाणु के मौलिक कण होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी नाभिक है। जो कोशिका की नाभिक होती है वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं होती, लेकिन उनके नाभिक में डीएनए होते हैं और राइबोसोमल है ना, राइबोसोमल आरएनए भी होता है ना। डीएनए आरएनए आप कह सकते हो होता है कहाँ पे, नाभिक के अंदर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, कोशिका, यह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया को पहले इस पॉइंट से पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका का यह दोहरी झिल्ली बाध्य संरचना है जिसमें आनुवांशिक द्रव्य डीएनए होता है। एक तो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका डीएनए होता है ना। यहाँ न्यूक्लियस के बारे में ही मैंने बताना चाहे, थोड़ा सा लिखने में मिस हुआ है। पहले मुझे कोशिका का एक दोहरी झिल्ली बाध्य संरचना से पहले यहाँ पे मुझे न्यूक्लियस लिखना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे न्यूक्लियस लिख देता हूँ, छोटा सा n लिख देता हूँ, मैं सही करके दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा पीडीएफ में, है ना। देखिए, न्यूक्लियस कोशिका का यह दोहरी झिल्ली बाध्य संरचना है जिसमें आनुवांशिक द्रव्य डीएनए होता है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोई भी चीज का केंद्र कहने का मतलब ही है कि नियंत्रण वहां से होता है। जैसे आपने टेस्ट रूम का नाम सुना होगा, है ना, कंट्रोल रूम का नाम सुना होगा, है ना, तो वो उस संस्था का, उस सिस्टम का केंद्र होता है। उसी प्रकार से कोशिका का केंद्रक जो है एक मतलब कंट्रोल वाला सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट वाला सिस्टम है। ठीक है, तो यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। डीएनए की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। कहने का मतलब है कि डीएनए एक तो आपके न्यूक्लियस में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। अब आया माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी समझता हूँ, है ना। और जिनको भी साइंस वाले टर्म में प्रॉब्लम है वो आप परीक्षा दर्पण वाले सीरीज देख लेना, अगर आप कंटेंट बाय करना ना चाहो तो, है ना। परीक्षा दर्पण जो 65 रुपए की ई बुक आई थी उसमें मैंने ज्यादातर साइंस को ही एक्सप्लेन किया है आपके काम भर का। ठीक है मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। अब यूकेरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, मैं आगे बात कर लूंगा इसी प्रश्न में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह एक डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली बाध्य सॉसेज के आकार की संरचना है। यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी अणु उत्पन्न करता है, जो बाद में यही एटीपी अणु जो है ऊर्जा का परिवहन इत्यादि करने में काम आता है। इसके अलावा लवक, है ना, लवक जो है कई प्रकार के होते हैं। यह दोहरा झिल्ली बाध्य संरचना है जिनमें वर्णक होते हैं। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम नीचे समझाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। देखिए, यूकेरियोटिक सेल जो है इसे आप अमीर सेल समझिए, हाँ अमीर सेल समझिए। यूकेरियोटिक को अमीर सेल समझिए और प्रोकैरियोटिक को गरीब समझिए ना, प्रोकैरियोटिक को गरीब समझिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और मेनी मोर थिंग नहीं होता, हमेशा गरीबी लगा रहता है। तो इस प्रकार की सेल किस प्रकार की संरचना में पाई जाएगी, तो जो छोटे जीव जंतु है वहां पे आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और जो हम लोग हैं यहाँ पे कौन सा रहेगा, यूकेरियोटिक सेल रहेगा। हमारे अंदर सब कुछ है इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, लवक जो है ना, लवक ये दोहरी झिल्ली बाध्य डबल मेम्ब्रेन वाला संरचना है और लवक अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। जो आपके प्रकाश संश्लेषण होता है वहां पर में हरित लवक भाग लेते हैं, जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। इसका रंग हरा होता है, जो पत्तियों और पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं। या फिर पत्तियों का हरा रंग होने के लिए जिम्मेदार पिगमेंट कौन सा है भैया, क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है। ठीक है भाई। वर्ण लवक, है ना, इसमें विभिन्न रंगों के वर्णक होते हैं जो पौधों की पंखुड़ियों और फलों में पाए जाते हैं। श्वेत लवक रंगहीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का भंडारण करता है। तो ये 3 प्रकार का लवक है, इसे भी ध्यान रखेंगे।
कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है। अब आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी एक प्रकार का कोशिकांग है। सबसे पहले कोशिका और कोशिकांग बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? देखो कोशिका एक पूरा मतलब पूरा चीज है ना, कोशिका मतलब पूरा चीज, और कोशिकांग मतलब ये जिन जिन चीज से मिलके बना हुआ है उसे कोशिकांग कहेंगे। कोशिका का अंग बराबर कोशिकांग, संधि विच्छेद तो जानते होंगे हिंदी वाला, है ना भाई। तो कोशिका का अंग बराबर कोशिकांग, तो कोशिकांग मतलब बहुत सारे कोशिकांग से मिलके कोशिका, और बहुत सारे कोशिका से मिलके कोई भी एक अंग, और बहुत सारे अंगों को मिलाकर कोई एक सिस्टम, जैसे मानव का सिस्टम, कोई जानवर का सिस्टम इत्यादि। ठीक है भाई। तो ये जो कोशिकांग है इसमें एक राइबोसोम भी आता है। ये क्या है? झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन कवर करने के लिए नहीं होता है। इससे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे तो यूकेरियोटिक हो चाहे तो प्रोकैरियोटिक हो। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होती है देहाती भाषा में अभी 1 सेकंड पहले ही समझाया हूं, तो आप समझ जाएंगे कि चाहे छोटकू जीव हो चाहे बड़की जीव हो, दोनों के अंदर राइबोसोम जो है पाया जाता है। और ये कैसा होता है? ये मेम्ब्रेन रहित झिल्ली रहित कोशिकांग है जो है ना। इनके अलावा जंतु कोशिका में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से पैरा एक्जियम कोशिकांग द्वारा संचालित होता है। वीवीआई करेंगे। इसी फॉर्मेट में उठा के 2023 में सीजीएल में यह पॉइंट पूछा गया था। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अभी आपने जो है प्रोकैरियोटिक पढ़ा, यूकेरियोटिक पढ़ा, इसको याद रखने का तरीका, प्रोकैरियोटिक जो है गरीब है, यूकेरियोटिक जो है अमीर है। अमीर है मतलब अमीर जैसे दिखने वाले लोग के पास होगा, जैसे हम लोगों के पास। जो बैक्टीरिया है जो गरीब दिखता है वो उनके पास प्रोकैरियोटिक होंगे। अब जंतु और पादप कोशिका तो इजी वे में आप समझ रहे हैं भाई, हम लोग जंतु कोशिका के प्राणी हैं, पादप कोशिका के वही नीम है, यही जो बबूल है, ये सब का है पादप कोशिका वाला। तो पादप कोशिका में जो है आपका क्या पाया जाता है भाई? कोशिका भित्ति से जो है कोशिका भित्ति, सेल वाल बोलते हैं उसे, जो हम जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यहां से क्वेश्चन आती है। तो कोशिका भित्ति देखिए सेलुलोज ऑप्शन में है, तो सेलुलोज के भी बने होते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर, है ना। और ये प्रोटीन और वसा से मिलके बने होते हैं, है ना। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, माफ कीजिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, जो पेड़ पौधों को मजबूती स्ट्रक्चर देने का कार्य करता है। एक तरीके से स्ट्रक्चर देने का कार्य करता है कौन भाई? कोशिका भित्ति, पेड़ पौधे के अंदर जो जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। इसके जगह पे जंतुओं में स्केलेटन सिस्टम है जो स्ट्रक्चर देने का काम करता है। अब डीएनए और आरएनए, इनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में ऐसा कौन सा चीज है जो आरएनए में रिप्लेस हो गया है, और उस चीज का नाम है नाइट्रोजनी बेस। आप सभी को पता है डीएनए कहाँ रहता है, मैंने अभी बता दिया था। आरएनए भी न्यूक्लियस मतलब राइबोसोमल आरएनए भी आपका न्यूक्लियस में रहता है, और डीएनए भी न्यूक्लियस में रहता है। डीएनए से हम जो है पीढ़ी का पता लगा सकते हैं, चोर उचक्का का पता लगा सकते हैं, ओरिजिनल माता पिता का पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है इनमें जो नाइट्रोजनी बेस होती है ये भी 3 होते हैं, और आरएनए में भी 3 होते हैं। 2 कॉमन होते हैं, एक डिफरेंट होता है। देखिए डीएनए के अंदर भी एडेनिन, आरएनए के अंदर भी एडेनिन, डीएनए के अंदर भी गुआनिन, आरएनए के अंदर भी गुआनिन, डीएनए के अंदर भी साइटोसिन, आरएनए के अंदर भी साइटोसिन, 4 होते हैं। इसके अलावा जो डीएनए के अंदर थायमीन होता है, इसको हमने आरएनए के जगह यूरेसिल से रिप्लेस किया है। बस यही डिफरेंट है दोनों के अंदर नाइट्रोजनी बेस की उपस्थिति को लेकर के। ठीक है। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई डीएनए से क्या डिफरेंट आरएनए में पाया जाता है, तो आप यूरेसिल आंसर कर देते हो, है ना। एक निरंकुश शासक के रूप में बलवन ने इनमें से कौन सा कार्य किया था? चालीसा का विनाश ऑप्शन में दिया गया था, यह भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये समझते हैं क्या है ये सब। आइए गुलाम वंश सबसे पहले चलता हूं। देखिए गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गुलाम खिलजी, गुल खिला खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गुल खिला तुम, है ना, तुगलक, जलालुद्दीन, एक मिनट, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुल खिला, जलालुद्दीन खिलजी, है ना, फिर तुगलक, गुल खिला तू, सनम लो, सैयद खिजर खां और लोदी बहलोल लोदी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा तुगलक का। तो इस प्रकार से सबसे पहले
तुगलक वंश की जो स्थापना होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है, 1206 में होती है ना। और इसके बाद जो कौन कौन से वंश आता है अभी मैंने कोड बता दिया, गुल खिला तुम सनम लो, उसमें बैठा देना, पहला पहला अक्षर है ना। तो इस वंश में जो है एक प्रसिद्ध शासक हुआ इल्तुतमिश। इसका क्रम अगर बैठने को पूछेगा तो तीसरा क्रम होगा। सबसे पहले आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, होता है जी, है ना। ऐबक हो गया था, फिर आपका जो है आराम शाह हो गया था ना। ऐबक के बाद जो है आराम शाह आया था, लेकिन यह जो है योग्य शासक नहीं निकला, तो इसको धक्का मार के हटा करके इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठा। तो उस प्रकार से अगर आप क्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये तीसरा शासक होगा, और मुख्य शासक के रूप में देखेंगे तो ये दूसरा शासक होगा, क्योंकि इसका ज्यादा बोला वाला नहीं रहा था। ठीक है भाई। तो जो गुलाम वंश के प्रमुख शासक इल्तुतमिश हुआ, उन्होंने क्या किया, 40 गुलाम सरदारों की गुट को जो है इकट्ठा करके उनका नाम जो है तुर्की भाषा में तुर्कान ए चिहलगानी कर दिया। ठीक है भाई। गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहा जाता है या ममलूक वंश भी कहा जाता है, ये तीनों एक ही वंश का नाम है। स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 1206 से 1210 तक ऐबक जिंदा रहे थे। ठीक है भाई। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, या भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार के राज्यों का संस्थापक माना जाता है। हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। ऑप्शन में रहता है अफगान, तुर्की, है ना, इसके अलावा अरब। तो आप क्या मारोगे, तुर्की आंसर करना है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मतलब गुलाम वंश के जो बहुधा शासक हुए तुर्क थे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि गुलाम वंश के शासक तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन बनाने से पहले ही ऊपर चले गए थे। कब गए थे ऊपर, 1210 में। कैसे, जब चौगान खेल रहे थे तो घोड़ा से गिर के जो है ऊपर चले गए थे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि करिश्मा कपूर के जो एक्स हस्बैंड थे, भैया एक्स हस्बैंड भी होते हैं बड़े बड़े लोगों में, एक्स वाइफ भी होते हैं। ठीक है। तो जो करिश्मा कपूर के हस्बैंड थे वो जो है अभी खेलते समय ही जो है उनको हार्ट अटैक आ गया था, जैसा कि कथित तौर पे कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है चौगान खेलते समय पोलो या चौगान कहिए, घोड़ा से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए बताया हूँ, जस्ट हालिया घटना, बाद बाकी वो वाली क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा है कि संजय कपूर की मृत्यु कैसे हुई थी, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक के रूप में इल्तुतमिश 1211 में गद्दी को संभाला और 1236 तक जो है सत्ता में काबिज रहा। कौन, इल्तुतमिश की बात हो रही है दोस्त। ठीक है। अब देखिए, इल्तुतमिश के समय में एक राइटर थे जिनका नाम है मिन्हास उस सिराज। ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फेमस लेख का जो है लेखन किया है, जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। क्या नाम है, तबकात ए नासिरी। कौन लिखा है, मिन्हास उल सिराज। किसके काल में थे, ये इल्तुतमिश के काल में थे। हालांकि ये बाद में गयासुद्दीन नसरुद्दीन मोहम्मद तक भी गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह को शासक बनाया गया था, जैसा कि मैंने पहला दूसरा तीसरा पे इल्तुतमिश को बैठाया था। ये भी बताया था कि दूसरा अयोग्य शासक थे, कौन भैया, आराम शाह। ठीक है भाई। तो ये तो नोट करके नहीं भी लिखते तो भी समझ जाते, लेकिन पीडीएफ बोलता नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ बाय करते हैं कोई वीडियो नहीं देखते ना, तो उनको भी गलती ना हो, इसीलिए नोट करके लिख दिया हूं। इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया 1236 में गुलाम वंश के सत्ता में काबिज होती है। रजिया की हत्या कब हुई थी, 1240 में। रजिया का जो शादी हुआ था वो अल्तुनिया के साथ हुआ था। अल्तुनिया का भी हत्या और रजिया की भी हत्या, दोनों का हत्या 1240 में होता है। ये भी पूछा जाता है। गयासुद्दीन बलबन, इस वंश का एक और प्रमुख शासक गयासुद्दीन बलबन, है ना। बलबन इन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक, है ना, 1266 से लेकर 1287 तक लगभग 21 साल तक जो इन्होंने शासन किया। इन्होंने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहने का मतलब है कि राजा का जो पावर है वो भाई लिमिटलेस करने वाले शासक थे, है ना। इन्होंने कहा कि भाई सर्वोपरि राजा ही होता है। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। मतलब उन्होंने कहा, है ना। और अगर अच्छा राजा और प्रजा है तो ये बात होनी भी चाहिए, तभी तो कद्र करेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि राजा के मन में जो आ रहा है कुछ भी कर रहा है, तब तो फिर दिक्कत है दोस्त। ठीक है।
है ना। तो इन्होंने राजत्व सिद्धांत लाया, 40 तुर्क सरदारों की जो गुट थी इनको समाप्त कर दिया इन्होंने, यही क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर। ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस जिसमें बैठ के जो है नतमस्तक होना पड़ता था, ये प्रथा चला दिया। लौह एवं रक्त की नीति चला दी इन्होंने। पारसी त्योहार जो नवरोज है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, पारसी या ईरानी कह सकते हैं आप इसे, है ना। तो ये भी त्योहार को शुरुआत जो है बलबन ने ही किया था। बलबन ने एक पृथक सेना विभाग का स्थापना किया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। क्या नाम था भाई? दीवान ए अर्ज। दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? एक क्वेश्चन मैं यहां से आप लोगों से पूछ लूं, दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? और एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित पूछ लूं कि भाई दीवाने कोही की स्थापना किसने किया? और दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा किस विभाग से संबंधित मंत्रालय था भाई? दो क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के विभागीय से चीजों से पूछा हूं। बताना दीवाने कोही के संस्थापक या स्थापना किसने किया था? दीवाने इंसा का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है। बलबन को भैया जिले इलाही कहा जाता था। क्या भैया? जिले इलाही। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? ओलंपिक में। ठीक है। अब देखिए तो ये शूटिंग हो जाएगा। भारत को जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से जो पदक मिला था, है ना, गोल्ड मेडल, पदक नहीं गोल्ड मेडल, तो वो शूटिंग के अंदर मिला था। अब आइए इस कहानी को पूरी लंबी डिटेल से समझते हैं, चाहे किसी एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन रखे आपसे तो नहीं छूटेगा। आइए देखिए, भारत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर लेते हैं। यहां से भारत शब्द को एक सेकेंड के लिए बोलिए। ठीक है। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत वैसे तो 776 बीसी में हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ बहुत सारे कारणों से बीच में इसे जो है बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। फिर आधुनिक रूप से, जैसा कि आज हम ओलंपिक को सबसे बड़ा खेल समझते हैं, फीफा ओलंपिक इत्यादि को, है ना, तो ये जो ओलंपिक है इसकी पुनः जो है शुरुआत 1896 में पियरे डी कुबरटीन नामक आदमी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। लेकिन भारत जो है ये प्रथम ओलंपिक में भाग नहीं लिया। तो भारत कब लिया भाग भाई? भारत लिया सेकेंड ओलंपिक में भाग। और सेकेंड ओलंपिक, चूंकि ओलंपिक 4 साल पे होगा तो अगला ओलंपिक 1900 में होगा, 1896 के बाद। और ये जो 1900 में ओलंपिक हुआ था ये पेरिस में हुआ था। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो भारत भाग लेना स्टार्ट करता है सेकेंड ओलंपिक पेरिस से। अब देखिए भारत उसमें जो है एक मतलब पूरे स्कॉट को नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि उस समय उतना बोला वाला होता नहीं था खेलों का, और हम लोग जो है परतंत्र थे, है ना, स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है। तो उस समय एक ही आदमी भारत के तरफ से जो है प्रतिनिधित्व किया था, उनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, है ना, नॉर्मन प्रिजार्ड। देखिए नॉर्मन प्रिजार्ड पहले ओलंपिक में भारत के लिए भाग लिया और इन्होंने 2 पदक भारत को दिलाए। कितने? 2 पदक भारत को दिलाए, और दोनों के दोनों सिल्वर मेडल भारत को दिलाए। ठीक है भाई। तो नॉर्मन प्रिजार्ड साहब सबसे पहले भारत के लिए पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर। अब आते हैं भारत को पहला स्वर्ण पदक। जर्नी देखिए ओलंपिक का और पदक के लिहाज से इंडिया, है ना। तो भाई स्वर्ण पदक सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता गया, और इस विजेता टीम के कप्तान थे, यानी इंडिया की जो हॉकी टीम जब स्वर्ण पदक जीता था 1928 ओलंपिक के अंदर, तो उस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा साहब। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत पहला स्वर्ण पदक भी 1948 में हॉकी खेल के अंदर ही जीता था, यह भी ध्यान रखना है। और आफ्टर स्वतंत्रता 1948 में पहला ओलंपिक होता है, 47 में हम लोग आज़ाद होते हैं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 1944 में कोई ओलंपिक नहीं हुआ था, 1940 में भी कोई ओलंपिक नहीं हुआ था। ये दोनों ओलंपिक बाधित हो जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते। ठीक है भाई, है ना। तो ये जो 48 में ओलंपिक हुआ था उसमें भी हमने पुरुष हॉकी टीम के द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, और उस समय हमारा कप्तान था, है ना, किशन लाल जी। ठीक है। भारत के पुरुष हॉकी टीम के द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं। आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में जीता गया था। एक दौर था जब इंडिया की हॉकी का टीम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी के टीमों में से एक था। 1928 से लेकर 1956 के जितने भी ओलंपिक करवाए गए सभी ओलंपिक में हमने
हमने जो है लगातार स्वर्ण पदक जीता है। बीच में स्वर्ण पदक की गैप हो गई और आखिरी स्वर्ण पदक 1980 के ओलंपिक में आया था और तब से लेके अभी तक हॉकी खेल के अंदर स्वर्ण पदक के लिए जो है हम संघर्ष कर रहे हैं 1980 के बाद। ठीक है भाई। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर पुरुष हॉकी टीम ने और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट रहा है। दोनों जो पिछला ओलंपिक हुआ है 2024 में, वहां पे हमें ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है। स्वतंत्रता के बाद भारत को व्यक्तिगत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक, अब देखिए ये तो स्वतंत्रता के बाद हो गया भाई, किसमें गोल्ड मेडल मिला, पहला गोल्ड कब मिला और पहला पदक कब मिला, पूरा एकदम सीरियली पढ़ा रहा हूं, है ना। अब स्वतंत्रता के बाद वो दौर आती है जब भारत को पहला व्यक्तिगत पदक मिलता है। बहुत सारे बच्चे समझते ही नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त। देखिए व्यक्तिगत मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप शतरंज खेलते हैं, क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, और आपने पदक जीत लिया, है ना, आपने पदक जीत लिया, तो भाई शतरंज आप अकेले खेलोगे, है ना, तो ये हो गई भैया व्यक्तिगत पदक। अब मान लीजिए कि इंडिया के हॉकी टीम ने जीता पदक, तब हॉकी टीम कोई अकेले की खेल थोड़ी है भाई, 11 को खेलेंगे, है ना, तो भाई ये जो है एक टीम मेंबर टीम क्रू के द्वारा जीता जाता है, और व्यक्तिगत मतलब अकेले, है ना भैया, ध्यान रखना। तो जो व्यक्तिगत पदक आया था आफ्टर आजादी, ये 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में के.डी. जादव, खसावा दादा साहेब जाधव के द्वारा कुश्ती में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। भारत को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत जो आपका रजत है, चांदी है, ये 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा निशानेबाजी पिस्टल में, है ना, कहाँ पे हुआ था ओलंपिक, एथेंस के अंदर हुआ था, और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है हमने रजत प्राप्त किया था। फिर आता है वो सबसे शुभ घड़ी जिसकी बात हम आज तक करते आए हैं। भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड 2008 में शूटर अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। 2024 में बहुत वरिष्ठ आदमी बन के गए थे हमारे ओलंपिक स्क्वाड के साथ पेरिस में, अभिनव बिंद्रा साहब। यह ओलंपिक जो है चीन के बीजिंग में कराए गए थे। कौन सा भैया, 2008 वाला, जहां पे 10 मीटर राइफल में अभिनव बिंद्रा साहब जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाते हैं, और ये पहला व्यक्तिगत गोल्ड होता है इंडिया का। ठीक है, मैं व्यक्तिगत क्या होता है और टीम मेंबर के द्वारा जीता गया, दोनों में अंतर विभेद बता दिया था। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि भाई व्यक्तिगत पहला स्वर्ण पदक 1928 भी आंसर होता है, और पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कहेगा तो 2008 आंसर होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा जो अभिनव बिंद्रा साहब की एक किताब है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए शॉट एट हिस्ट्री, है ना, ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये किताब के लेखक कौन है, अभिनव बिंद्रा साहब। ओलंपिक खेल में भारत के लिए पदक जीतने वाली प्रथम महिला, अब ये शुभगरी सबसे बड़ी है ना, तो ये है कर्नो मल्लेश्वरी जी। इन्होंने 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की थी। नेक्स्ट है भारत पेरिस ओलंपिक 2024 सहित, माने आज तक, अभी क्लास देख रहे हैं आप, आज तक भारत के पास ओलंपिक में 41 पदक है। 41 पदक कैसे आया मेरे दोस्त मेरे भाई, तो 10 स्वर्ण है, 10 रजत हो गए हैं, 10 20 21 को आपका जो है क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। ये टोटल 41 है। अगर आज़ादी के बाद कहे, आज़ादी के बाद कहे तो आप जो है 1948 से जोड़ना इधर वाला, ठीक है, पहले वाला भूल जाना, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा 6 पदक जीता गया और आपका वरीयता क्रमांक में 71वां स्थान हासिल किया। ये है 6 वो पदक जो हमने 2024 ओलंपिक में प्राप्त किया है। मनु भाकर जी, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना, 2024 के जो 4 विनर हैं इनमें एक मनु भाकर जी भी शामिल हैं, इनको दिया गया। मनु भाकर और सौरभजीत सिंह ये मिक्स्ड वाले शूटिंग प्रतियोगिता में जीते गए। स्वप्निल कुशाले इंडियन रेलवे में एज ए टीसी वर्क करते हैं, पुणे डिवीजन सेंट्रल रेलवे में। ये सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, ऐसे में मिला नहीं इनसे, है ना। तो भैया ये जो है ये भी जीते हैं कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम, है ना, ये आपके कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा जी सबसे बड़ा पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में, हालांकि उनके पिछले ओलंपिक के तुलना में कम
कम था। 2020 वाले में इन्होंने गोल्ड दिलाया था, 2024 वाले में इन्होंने रजत दिलाया। अमन सेहरावत ये कांस्य पदक रेसलिंग में दिलाया। तो ये वो 6 पदक का लिस्ट है। बात करेंगे ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्थान, तो पहला स्थान पे यूएसए रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत 6 पदक के साथ 71वां क्रमांक हासिल कर पाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ये है मेरे दोस्त छऊ नृत्य। छऊ नृत्य एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जिसे मार्शल आर्ट, लोक परंपरा और धार्मिक विषयों का समावेशन कहा जाता है। इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे छऊ नृत्य में किस चीज का समावेशन होता है, तो जो भी हिंदू महाकाव्य होता है जैसे महाभारत, रामायण, पुराण, है ना, लोक कथा, इन सब चीज को शामिल करके बहुत सारे बाजन साजन के साथ जैसे ढोल, ढूमसा, नगारा इत्यादि का प्रयोग करते हुए यह नृत्य किया जाता है ना। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान समय तक 9 क्लासिकल नृत्य है। ये 9 क्लासिकल नृत्य कौन से हैं? ध्यान रखें, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार मैंने जो कहा है ये शब्द नहीं भूलना है, नहीं तो अगर हर वक्त आप 9 क्लासिकल डांस याद रखोगे तो आपका एग्जाम में 2.5 नंबर कट जाएंगे। 2 तो आपके क्वेश्चन के गए और आधा अच्छे वाले में से जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, है ना। क्यों? क्योंकि भाई 8 वो शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 बताते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय, क्योंकि इन्होंने छऊ नृत्य को भी क्लासिकल डांस का दर्जा दे दिया है। अब आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। संस्कृति मंत्रालय 9 क्लासिकल नृत्य पहले देख लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, ओडिशा उड़ीसा, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और छऊ जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो ये हो गए भाई संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य। अब जो है नोट करके इसको पढ़िए, है ना। भारत में वर्तमान समय तक 8 ही शास्त्रीय नृत्य है ना, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने के लिए जो प्राकृत अधिकारी है, सबसे बड़ा संस्था है इंडिया में, वो संगीत नाटक अकादमी है, न कि संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो आपको संगीत नाटक अकादमी के अनुसार चलना होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय हाउ मेनी क्लासिकल डांस एग्जिस्ट इन इंडिया, है ना, तो आप 9 आंसर करना है। लेकिन अगर सीधे सीधे पूछे कि हाउ मेनी क्लासिकल डांस इन इंडिया, तो 8 ही आंसर करना है मेरे भाई। अब ये 8 कैसे? तो ऊपर के लिस्ट में से छऊ को उड़ा देना, बाद बाकी 8 अपने आप में पूर्णतः क्लासिकल डांस है। सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य जो है ये भरतनाट्यम है, और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य जिसे 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ये है आपका सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। अब देखिए छऊ 3 प्रकार के होते हैं, पुरुलिया का छऊ, सरायकेला का छऊ और मयूरभंज का छऊ। पुरुलिया का छऊ कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में। सरायकेला का कहाँ पे होगा? झारखंड में। और मयूरभंज का कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। इन तीनों छऊ में चीजों समान होती है, बस एक चीज समान नहीं होती मेरे भाई मेरे बंधु। देखिए पुरुलिया वाले में, सरायकेला वाले में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुखौटा का उपयोग होता है ना, लेकिन जो मयूरभंज है इसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है भाई। क्लास लंबा तो होगा ही, क्योंकि भाई अब इतने सारे चीज़ बताऊंगा तो लंबा होना है। जिनको बोरियत लगता है वो बाद में देखे, है ना। निम्नलिखित विकल्पों में, और जिनको बोरियत लगता है समझना सफलता दूर है। निम्नलिखित विकल्पों में अनुसूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्म का चयन कीजिए। मोलर द्रव्यमान ये वाला ऑप्शन में दिया गया था जो गलत है। आइए समझाते हैं कैसे निकालते हैं। पहले मोलर द्रव्यमान निकालने की देहाती तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मोलर द्रव्यमान को द्रव्यमान यौगिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, या इसे मिश्रण के एक मोल में उपस्थित यौगिक के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये तो आप समझ गए। यह एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग है। एक छोटी सी बात में सारा चीज, ठीक है। अब इसकी इकाई क्या होती है? ग्राम मोल, ग्राम बाय मोल, यानी ग्राम मोल इनवर्स होता है। इस प्रकार से लिखा है ग्राम मोल, ये मोल ऊपर जाएगा तो GMOL इनवर्स हो जाएगा, है ना। इनवर्स मतलब -1 पावर। मोलर द्रव्यमान निकालने की सबसे सरल विधि जो मेरा है ये क्या है भाई? दिए गए यौगिक, जो भी यौगिक है, जैसे H2SO4 है
तो H कितने बार है, H का हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2 बार। तो आपको जो है इसके परमाणु क्रमांक को याद रखना है, जो भी परमाणु क्रमांक होंगे उसको 2 से गुना करेंगे। फिर S कितने बार है, 1 बार, तो S का परमाणु भार, फिर O कितने हैं, 4 बार, O का जो भी परमाणु भार होगा उसको 4 से गुना कर देंगे। फिर हमारा S का परमाणु भार रहेगा 1 बार, और फिर हमारा हाइड्रोजन का परमाणु भार रहेगा 2 बार, और सबको जोड़ देंगे, हो गया H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं बना के दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमने लिखा है COH का होल ट्वाइस। इसमें हमें जो है मोलर द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है, 40.078, मतलब 40 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। ले भैया एक ही है, हाँ भाई, हाइड्रोजन के अंदर जो है परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, नाभिक में, है ना, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नाभिक को न्यूक्लियस अंग्रेजी में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 ही होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 ही होता है। ये बात अलग है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो बात मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो परमाणु का भार भी, हाइड्रोजन का भार भी 1 ही होता है। अब यहाँ पे हमको सब चीज़ का भार पता चल गया है, तो जिस अनुपात में आपका जो है यौगिक का फॉर्मेशन हुआ है उसी अनुपात में जो है जोड़ घटाव कर देना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे CA का कितना होता है, 40, तो हमने 40 लिख दिया। अब इंटू ना है जी, तो इंटू पहले प्लस करेंगे। OH का कितना हो जाएगा, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, है ना। तो पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, और 2 बार है तो 2 से गुना कर देंगे। तो छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो 16 1 17, 17 गुना के 34, और 34 और 40 कितना हो जाएगा, 74 ग्राम पर मोल हो जाएगा। 1 मोल का वैल्यू भी याद रखना मेरे भाई, 6.023 गुने 10 के पावर 23 होगा। ये 10 से 23 नहीं है, ये 10 के पावर 23 है ना, 10 के पावर 23 है। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा का SI मात्रा क्या होता है, तो आपको मोल आंसर करना है, मोल आंसर करना है। क्या करना है भैया, मोल आंसर करना है। क्या करना है, मोल आंसर करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क मैंने बड़े कलरफुल लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ पे होमवर्क लिखा है ना। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे प्राप्त गैस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। अब जो बच्चे क्लास पिछला नहीं लिए हो, नहीं टच में हो, तो वो नहीं बना पाओगे। पहले तो ये पता करना होगा ना कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सी गैस बनेगी, और उस गैस का मोलर द्रव्यमान निकालोगे ना। तो देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, है ना। नेक्स्ट, पटकाई पहाड़ी, पटकाई हिल्स पर्वतों का भाग है, पूर्वांचल का है, पूर्वांचल पहाड़ी में स्थित है। कुछ और पहाड़ियाँ देखते हैं यहाँ पे, अबोर है। ये पहाड़ी आपके जो है सुदूर उत्तर पूर्व चीन व भारत की सीमा के आसपास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मिसमी और मीरी पहाड़ी, ये अबोर पहाड़ी के पास ही है, इसके सीमा पे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कहाँ पे, अबोर पहाड़ी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश मेन रूप से। डफला पहाड़ी, ये कहाँ पे है, ये आपका, है ना, जो है अबोर पहाड़ी के चारों, अबोर पहाड़ी से घिरी हुई है। कौन सा, डफला पहाड़ी। तो अगर आपसे कहे कि भाई अबोर पहाड़ी के पास, या फिर जो है अबोर पहाड़ी से घिरी हुई कौन सी पहाड़ी है, तो आप कहेंगे डफला पहाड़ी, ठीक है। इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है ना। ये तो अबोर पहाड़ी 2 बार हो गया है। मिसमी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी जो है ये पहाड़ी हिमालय के दक्षिण विस्तार के सहारे पाई जाती है। इनका पूर्वी और उत्तरी भाग चीन के सीमा को स्पर्श करती है। मिसमी पहाड़ी, मिसमी जनजाति भी होती है। पटकाई बूम पहाड़ी, जो ये क्वेश्चन है, ये पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा के सहारे विस्तृत है। इसका निर्माण हिमालय के उत्पत्ति के दौरान मेसोजोइक कल्प से विवर्तनिका गतिविधियों से हुआ है। हिमालय के समान यहाँ भी तीव्र ढाल, नुकीली चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती है। पटकाई बूम पहाड़ी ये कई सारे पूर्वी स्टेट में फैले हुए हैं। देखिए ये जो हिमालय का निर्माण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिमालय की उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहते हो कि भाई इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया, प्लेट विवर्तनिका हुआ, तो वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय कैसा पर्वत है भैया, तो न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, नवीन बलद पर्वत का उदाहरण है हिमालय, है ना। दुनिया में सबसे नवीन पर्वत यही है वर्तमान में, हिमालय, है ना, 5-6 हज़ार करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये सबसे नवीन पर्वत है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हिमालय की
सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हाइट वगैरह बता ही दी है। फिर हिमालय पे चढ़ने उतरने के लिहाज से इंडिया को रिकॉर्ड करके बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़े हैं। तो चलते नेक्स्ट, नागा पहाड़ी। ये पहाड़ी भारत और म्यांमार के सीमा पे है, नागा पहाड़ी है ना, और ये नागालैंड में विशेष रूप से है। मणिपुरी पहाड़ी, इसका विस्तार जो है मणिपुर राज्य में है ना, और इसका विस्तार इसके साथ साथ जो इसकी सीमा है असम राज्य, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार और नागालैंड राज्यों से घिरी हुई है मणिपुर की पहाड़ियाँ। मीजो पहाड़ियाँ, इसे जो है लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है ना, मीजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है ना। यह पहाड़ी जो है अर्कान योमा तंत्र का उत्तरी भाग का निर्माण करती है। अर्कान योमा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट के आगे पूर्व में स्थित है, तो ये किसका विस्तारित जल प्लावित भाग है? तो आप कहते हो अर्कान योमा का ही जल प्लावन प्रसार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा पहाड़ी। किसी कंपनी में छुट्टी हुआ है, इसी का सायरन बज रहा है। ठीक है, चलिए, त्रिपुरा पहाड़ी, ये पहाड़ी त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। ये उत्तर से दक्षिण समानांतर बल्लों की एक श्रेणी है जिसकी ऊंचाई दक्षिण की ओर घटती जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र निम्नकर भूमि में जाकर मिलती है। त्रिपुरा पहाड़ी नाम से स्पष्ट है, त्रिपुरा में है। मिकिर पहाड़ी असम के कांजीरंगा के पास है। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो आप कह देना असम के अंदर है ना। और मिकिर पहाड़ी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कार्बी आंगलोंग, है ना, तो कार्बी आंगलोंग पठार का ही हिस्सा है मिकिर पहाड़ी। तो आपसे पूछे कि ये मिकिर पहाड़ी किस पठारी भाग में स्थित है? तो कार्बी आंगलोंग, और कार्बी आंगलोंग कहाँ पे है? असम में है, क्योंकि काजीरंगा असम में है। गारो पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया नाम से यह स्पष्ट है कि ये मेघालय में है और दुनिया के सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, जो पिछले क्लास में हमने सीखा था। और मौसिनराम में वर्षा तो होती है, लेकिन अगर पहाड़ी के रेंज से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी रेंज में प्राप्त होती है, तो आप खासी पहाड़ी रेंज कहना। यहाँ है खासी, खासी, ठीक है, गारो मत कहना। खासी पहाड़ी रेंज में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक, यहाँ पे मैंने नोट में लिख भी दिया है कि वर्षा वाला स्थान सबसे ज्यादा मासिनराम कौन पहाड़ी रेंज में? तो खासी पहाड़ी रेंज में। जयंतिया पहाड़ी, ये भी मेघालय में ही है। मीजो पहाड़ी को पहले लुसाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित के रूप में से अपने प्रकृति की व्याख्या करता है। तो भाई अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। यहाँ पर संविधान में हर चीज के लिए सजा है और हर सजा के लिए जो है काट है ना, तो न ज्यादा कठोर है न ज्यादा लचीला है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, वकीलों का बल्ले बल्ले। इसके अलावा भारतीय संविधान का अंग्रेजी पांडुलिपि जो है ये प्रेम बिहारी राय जादा साहब के द्वारा लिखा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। और हिंदू पांडुलिपि जो है बसंत, हिंदू नहीं हिंदी, है ना, तो बसंत कृष्णा वैद्य के द्वारा लिखा जाता है। और संविधान में जो चित्रकला से सजाया गया है वो नंदलाल बोस की कृति है, यानी नंदलाल बोस जो चित्रकार थे उनके द्वारा सजाया गया है। तो इन तीनों महानुभाव का नाम जरूर याद रखें, संविधान के निर्माण में योगदान दिए हैं अपने अपने कला, अपने अपने गुण से। भारतीय संविधान अनेक देशों के संविधान से प्रेरित है, फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है। और किस किस देशों से प्रेरित है, क्या क्या लिया गया है, संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं, वर्तमान में कितने हैं, 1 से लेके 106 तक संविधान संशोधन, दुनिया भर के सभी आर्टिकल, है ना। तो ये मैंने डीपीएसपी और आपका जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में अंतर विभेद, ये सभी बात मैंने टॉपिक बैच में समझा दिया है मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना। तो अगर आप टुडे एग्जाम का कंटेंट लिए होंगे तो टॉपिक बैच देखे होंगे तो वहां से कर लेना, तो यहाँ टाइम पास क्यों करना। तो मैं नेक्स्ट आगे निकल जाऊं। प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स और फायर किसके हैं भैया? तो ये है हमारे आदर्श, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। ठीक है, अपने चैनल का लोगो भी कलाम साहब ही हैं, हमारे आदर्श हैं, गुरुजी हैं, और ये पूरे संसार की गुरुजी होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि इनके जैसे हस्ती तो शायद न होगा अपने संसार में। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्होंने कई सारे पुस्तक लेखन का कार्य किए हैं, जिनमें प्रमुख विंग्स ऑफ फायर, इग्निटाइट माइंड्स, इंडिया 2020। एक देखिए इसी प्रकार का किताब आपको कंफ्यूजन करेगा, 2020 रेवोल्यूशन है, एक किताब का नाम है 2020 रेवोल्यूशन। 2020 बिस्किट भी होता है, 2020 क्रिकेट भी होता है, 2020 किताब के भी नाम है, 2020 रेवोल्यूशन भी किताब का नाम है। तो 2020 रेवोल्यूशन जो किताब का नाम है ना, ये आपका चेतन भगत साहब का किताब है ना, चेतन भगत मॉडर्न राइटर हैं, उनकी किताब है। चेतन भगत का किताब काफी पूछा जाता है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेटस,
हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, ये सब चेतन भगत की किताब है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं कलाम साहब की किताब की बात करता हूँ तो इंडिया 2020, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, तुम जन्म लिए हो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए, फलने फूलने के लिए, ठीक है भाई। तो ये सब किताब जो है कलाम साहब के हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जो है पदभार संभाले थे। 2002 से 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में सेवा दिए थे भारत को। प्रत्येक वर्ष एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन 26 मई को स्विट्जरलैंड सरकार जो है वहाँ का अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। ये कितनी गर्व की बात है कि हमारे कलाम साहब के नाम पे स्विट्जरलैंड जैसा जो है विकसित देश, है ना, जो स्वर्ग कहा जाता है ना, वो जो है विज्ञान दिवस मनाते हैं। हमारे लिए जो है बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान को कहा जाता है। इसरो के जो इनके बाद सोमनाथ साहब आए वो भी बदल गए। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन और करता हूँ कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है भैया, बता दियो, है ना। इसरो यहाँ पे काटना पड़ेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये काटना पड़ेगा, ये ISRO है ना, इसरो, है ना। बता देना भैया कौन है। नेक्स्ट, बुक के लिए टुडे एग्जाम का टॉपिक वाइज में चले जाएगा और बुक मिल जाएगा। मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजनाओं को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया? अब देखिए ये मैं पहले बता रखा हूँ, आपको याद होगा, काला कलर का बैकग्राउंड में पीला कलर के वर्ड से लिख के PDF में दिया हूँ, है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुटियाट्टम आंसर है ना। वर्तमान में यूनेस्को के भारत का अमूर्त विरासत के रूप में 15 तथ्यों को शामिल किया गया है। और अंतिम जो चीज शामिल हुआ था 2023 के दिसंबर महीना में, गरबा नृत्य जो गुजरात का है, ठीक है। तो ये जो 15 गो अमूर्त धरोहर है यूनेस्को के लिस्ट में, इसकी बात करते हैं। फिर हम ओवरऑल 43 वाला जो है, अभी सॉरी 44 हो गया है, उसकी बात करेंगे कि 44वां कौन बना है, 43वां कौन था, 42वां और 41वां कौन था, क्योंकि लास्ट का 4 पूछा जाएगा और शुरू का भी 4 आपको ध्यान रखना है। सभी बात कर लेते हैं, आइए ना, कहाँ जा रहे हैं, चलिए आइए इधर। देखिए ये जो 15 गो वस्तु है, देखिए कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, है ना, कुटियाट्टम, ये आपका 2008 में। इसके अलावा वैदिक जप की परंपरा 2008 में, रामलीला 2008 में, रमन 2009 में, ये सब आया था 2009 में। इनके अलावा जो छऊ नृत्य है ये भी अमूर्त विरासत में 10 में आया। राजस्थान की कलबेलिया 2010 में आया। मुटियट्टू 2010 में आया। मुटियट्टू केरल का है। मुटियट्टू कभी कभी यही पूछ देता है कहाँ का है मुटियट्टू, तो केरल का है ना। कलबेलिया राजस्थान का है। इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। छऊ को अभी तीनों रूप से पढ़े हैं, पुरुलिया का छऊ, सरायकेला का छऊ और पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज, ठीक है भाई। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे लद्दाख का बौद्ध जप, है ना, मणिपुर का संकीर्तन। इसके अलावा पंजाब का ठठेरों का जो कला है, नवरोज जो अभी पारसी त्यौहार आपने देखा था, बलवंत स्टार्ट किया था इंडिया में, ये भी आपके अमूर्त धरोहर हैं। योग 2016 में, कुंभ मेला भैया, कलकत्ता का दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा, ये सभी अमूर्त धरोहर में है। 15 वो चीज़ है वर्तमान समय तक, ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अब यूनेस्को के अंदर भारत के कितने विरासत हो गए हैं, तो कहेंगे 44 गो। देखिए 43वां जो था उनको ध्यान रखना है। तो ये असम के जो है ना, असम के अहोम समुदाय के जो ग्रेवियल मतलब जो दफनाने की जगह थे ना अहोम समुदाय का, उनको जो है ऐड किया गया था 43वें विरासत के रूप में। 42वां विरासत क्या था मेरे भाई? 42वां क्या था? एक तो शांति निकेतन था और एक मंदिर समूह था। तो शांति निकेतन 41वां है, मंदिर समूह 42वां है, 43वां अहोम वाला जो है असम साम्राज्य का जगह जहाँ पे दफनाया जाता था, और 44वां जो है ये शिवाजी महाराज से संबंधित, छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित 12 किलाओं को जो है यूनेस्को अपने संरक्षण में लिए हैं। ये रिसेंटली हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसेंटली हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 12वां वाला यानी 44वां यूनेस्को वाला आज से 2-3 महीना के बाद जो एग्जाम होगा वहाँ आएगी।
निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु शिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया था? एक ऑप्शन था लौह स्लैब, लोहा का वहां पे कोई काम नहीं था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सोना चांदी इत्यादि का ज्ञान तो था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। अगर आपसे पूछता है कि भाई मानव ने सबसे पहले इस्तेमाल करना सीखा धातुओं में, तो आप जो है तांबा को ही आंसर करना, ठीक है। इसके अलावा कपास के उत्पादन में सिंधु घाटी के लोग जो है सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम मतलब कहने का मतलब एक प्रकार के फाउंडर है, इनको ज्ञान था कपास की खेती का, ठीक है। इनके अलावा कपास किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है? ब्लैक सोइल के अंदर ज्यादा होता है, ब्लैक सोइल के अंदर ज्यादा होता है। ब्लैक सोइल का क्रमांक क्या है इंडिया में उपस्थिति के अनुसार? तो सबसे ज्यादा भैया जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है, फिर ब्लैक मिट्टी है, तो 3 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बता दिया था, बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से या आग्नेय चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो डेक्कन ट्राइब के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी में व्यापार तथा कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, लोग व्यापार करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था कि तुम मुझे जो है ज्ञान दो, मैं आपको जो है सम्मान दूंगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी स्थल कौन थे भैया? मोहनजोदारो। ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस पे पिक्चर बन चुका है, राकेश रोशन का पुत्र जो है ऋतिक रोशन जो है हीरो है इसमें, और पूजा हेंगड़े हीरोइन है। भारतीय स्थलों में सबसे बड़ी हरियाणा है जो राखीगढ़ी। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर है आफ्टर राखीगढ़ी। ये धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मैक्सिमम नगर जो था वो 2 भागों में बटे हुआ करता था, लेकिन जो धोलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ करता था। ये एक प्लस पॉइंट है इनके साथ, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। धोलावीरा में खेल के मैदान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसे इंडिया का सेकेंड लोथल भी कहा जाता है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन है भाई? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी बाउंड्री जो है, जो भैया डिसाइड किया गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, ये है भैया आलमगीरपुर, और ये है यूपी के अंदर। ये भैया मांडा, ये जम्मू के अंदर। ये भैया दायमाबाद, ये महाराष्ट्र के अंदर, और ये है सुरकोतरा पाकिस्तान के अंदर। तो ये पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी है ना। इसके अलावा राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो तानसेन। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? तानसेन का ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे जी, है ना, रामतनु पांडे थे भैया। कौन? तानसेन जी का नाम। तानसेन क्या थे? अकबर के दरबारी थे, अकबर के दरबारी थे, है ना। अकबर के दरबारी को क्या कहते थे? नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है भैया। इसके अलावा जो राग दीपक थे, ये अकबर के दरबारी कवि तानसेन के द्वारा खोजा गया था। राज वृंदावन सारंग, राज वृंदावनी सारंग, राज वृंदावनी सारंग, इसका प्रचलन स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया था। सॉरी। मेघ मल्हार और मियाँ मल्हार और गौर मल्हार, ये 3 मल्हार जो हैं ये आपके तानसेन के द्वारा ही गाया गया था। एक राग मल्हार है, देखिए ऊपर आप देख रहे हैं मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार और गौर मल्हार। तो मल्हार पीछे आपने कुछ न कुछ लिखा देख रहा है, मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार, गौर मल्हार। तो ये तानसेन के द्वारा इजाद किया गया राग है। कहा जाता है कि तानसेन वर्षा कराने के लिए इन रागों का प्रयोग करता था। लेकिन जो नीचे आप राग मल्हार देख रहे हैं जो आजकल फेमस होते हैं, तो ये राग मल्हार को ताना और रीरी नामक 2 बहन के द्वारा गाया गया था। और कहा जाता है कि उस समय इन्होंने तानसेन को भी टक्कर दी थी। सोच सकते हैं कि आप किस लेवल के होंगे। इनके अलावा महती लौंगी गणपति, ये भैया जो है कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाले राग है। ये तीनों राग का नाम है दोस्त, महती लौंगी गणपति। इनकी रचना एम बाल मुरली कृष्णन के द्वारा किया गया था। एक राग विवर्धनी है, इनका आविष्कार जो त्यागराज, जो कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए होते हैं, इनके द्वारा किया गया था।
इसके अलावा शब्द फुट फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस से है। टेनिस में सिंगल और डबल दोनों के लिए जो मैदान की लंबाई है वो सेम होता है 23.77 मीटर या 78 फीट, ठीक है। लेकिन चौड़ाई में सिंगल और डबल के लिहाज से डिफरेंस आ जाती है। टेनिस के मैदान की चौड़ाई अगर सिंगल प्रतियोगिता के लिए है तो 27 फीट और डबल प्रतियोगिता के लिए है तो 36 फीट। टेनिस में इस्तेमाल होने वाली नेट की ऊंचाई 3 फीट 6 इंच होता है। टेनिस बॉल का व्यास 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर तक, परिधि 20.6 सेंटीमीटर से 21.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब ये अरेंज डे में ये जहरीला फैक्ट कहाँ से लाते हो सर? टुडे एग्जाम का फैक्ट पढ़ रहे हो क्या? वहाँ सब देखने को मिल जाता है आपको, तो पूछते ही नहीं, है ना। टेनिस के महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता है ये विंबलडन, अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये तीनों के टेनिस के 4 महाकुंभ है जो साल में चारों आयोजित किया जाता है। कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किस मैदान पे खेले जाते हैं, हालिया रिसेंटली विनर कौन है, ये सब बात हमने पास्ट के क्लास में कर लिया है गुरुजी। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन एक छोटू सी बात बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो काम का होता है कि भाई विंबलडन और अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन में सबसे नवीन कौन है, सबसे पुराना कौन है? तो सबसे नवीन है भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन की स्टार्टिंग हुई थी 1905 में, ठीक है। और सबसे पुरानो है विंबलडन, ये हुआ था भैया 1877 में, ध्यान रखनो, ठीक है। नेक्स्ट और जो कप है, जयलक्ष्मी कप है, बेटन कप है, डेविस कप है, व्हाइटमैन कप है, एस्टवेस्टेन कप है, ये सभी के सभी जो है टेनिस से संबंधित कपें हैं। टेनिस खेल में इस्तेमाल होने वाली शब्द फॉल्ट है, ड्यूस है, ड्रिंक है, ड्रॉप है, ग्राउंड स्ट्रोक है, हाफ वॉली है, बैक स्पिन है, मून बॉल है, स्मैश है, ब्रेकर है, रैली है। देखिए ये मून शब्द से एक चीज और याद रखना, एक मून वॉक डांस का कैडर होता है ना, मून वॉक डांस होता है, आगे और फिर पाछे की तरफ आधा टांग उठा के किया जाता है, यानी टांग की जो नीचे वाला पोर्शन है उसको एरी के सहारे, ऐसा है ना, मतलब आगे अंगूठा पे उठाया जाता है, फिर मतलब पीछे जो एरी होता है उस पे, और बहुत अच्छे से चलते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध आपका माइकल जैक्सन था, है ना, मून वॉक के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के कौन सा साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो भाई केरल जो है बहुत दिन से अपनी धाक जमाए हुए हैं। 1951 में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है आज़ादी के बाद पहला जनगणना था, तो 18.33% लिटरेसी रेट रहा था, और उसमें महिला साक्षरता 9% से भी कम 8.66% के करीब रहा था, और पुरुष साक्षरता 27.16% के करीब रहा था। भारत में 11 में लिटरेसी 74.04 था, फीमेल का 65-46% और मेल का 82.14% है ना। 2001 में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के जो बीच का डिफरेंस है ये 21.59% था। 2011 में यह डिफरेंस घटकर 16.68% हो जाएंगे। VVI कर लेना, क्योंकि अब देखो एग्जामिनर हर एंगल से जब क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो उसी क्वेश्चन में से कुछ और जो है समुद्र मंथन करने लगता है, तब जो है आप फंस जाते हो, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भाई 2011 में मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपको आंसर देना है 16.68। 2025 में जो है ना, जो अभी जनगणना चल रहा है, हालांकि 2021 वाला जनगणना है ये, है ना, तो इसमें सबसे पहले देश का 100% ऑल एंगल से साक्षर राज्य जो है मिजोरम को घोषित कर दिया गया है। VVI कर लेना। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किताब लिखा हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है भाई। राजा हर्षवर्धन खुद जो है आले दर्जे के राइटर थे, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। देखिए मैंने चीनी यात्री में 3 का वर्णन बहुत ही चाव से करता हूं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको लगाव ना है भाई। एक है इतसिंग, एक है फहियान और एक है ह्वेनसांग। सबसे पहले आए थे फहियान, फिर आए थे ह्वेनसांग और लास्ट में आया था इतसिंग, ध्यान रखना, ठीक है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इनके लेख का नाम सीयू किए है। ह्वेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा भी किए, भाई उनको भारत देखना था, समझना था, तो दक्षिण भारत के कहाँ गए? कांचीपुरम। उस समय जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन का शासन वहां पे चल रहा था, और हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आए थे ओवरऑल। अब एक क्वेश्चन होमवर्क और है आपके लिए, मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था, है ना। इसी में खोजेंगे तो मिल जाएगा, जो बात सुने होंगे ठीक से तो आंसर मिल जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, भैया छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत हल्ला करेंगे, या 6 महीने 7 महीने की बच्ची है, तो उनको समझ में नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं घर से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं उतने बड़े तो होने कि भाई कहीं मैं अलग से लूँ पढ़ाऊँ, है ना।
तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, माफ़ी भी चाहता हूँ, है ना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें गुप्तकालीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध लेखक मिन्हास उस सिराज, मैंने क्वेश्चन में इसी वीडियो में ऊपर में बताया था, है ना। इन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह में तबकात नासरी 1260 में लिखा था। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई मिन्हास उस सिराज जो है ये राइटर तो थे इल्तुतमिश के काल में, लेकिन ये गुलाम वंश के अन्य शासक के काल तक भी रहे, ठीक है। लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि थे जयदेव, इन्होंने गीत गोविंदन नामक महाकाव्य लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक यूनानी भाषा में लिखा। अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना करी थी। मालती माधव हो गया, उत्तर रामचरित हो गया, महावीर चरित हो गया, ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ हैं इनके राइटर हैं कौन? भवभूति। और भवभूति किसके काल में थे? तो यशो बर्मन के काल में थे। 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन के लेखक दंडी, ये नरसिंह बर्मन के काल में थे। किराता जूर्नियम के लेखक भारवी यशो धर्मन के काल में थे। भाई ताली, यशो धर्मन अलग है, यशो बर्मन अलग है ना। और महाराष्ट्र में एक यशो भूमि पेपर भी आता है ना। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। कालिदास ने कई सारे लेख किए हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर और भारत का महाकवि भी कहा जाता है। इन्होंने जो लेख लिखे हैं उनमें प्रमुख है कुमार संभव, रघुवंशम महाकाव्य, मेघदूत, ऋतु संहार, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवेशी, मालका विघ्नित्रम, है ना। राष्ट्र कवि की उपाधि जो है ना, अभी मैंने महाकवि शब्द का इस्तेमाल किया था इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाओ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। भारत भारती नहीं, हाँ एक सेकेंड, मैथिली शरण गुप्त, है ना, राष्ट्र कवि, हाँ सही बात है भाई, महात्मा गांधी ने ही दिया था, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। मार्च 2025 के अनुसार ईडी में प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक कौन है? तो ये है राहुल नवीन। राहुल नवीन को अगस्त 2024 में डिप्यूट किया गया था। दो ईडी के विशेष निदेशक सुभाष अग्रवाल और प्रशांत कुमार है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ईडी की स्थापना 1 मई 56 को हुआ था। 69वां स्थापना दिवस मनाया है। इरडा में जो है बहुत दिन से पोस्ट वैकेंट था चेयरमैन का। हाल में ही इरडा में अध्यक्ष के पोस्ट पे जो है अजय सेठ की नियुक्ति हो चुकी है। ये 10 दिन पहले की बात है, ध्यान रखना। भारत के दूसरे लोकपाल के रूप में अजय मानिकराव खानविलकर साहब की नियुक्ति हो गई है। पहले लोकपाल कौन थे? एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि भाई पहले लोकपाल कौन थे इंडिया का। मैं 3 क्वेश्चन पूछा हूँ, लास्ट में क्यूज तो है ही आपके लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर हाटकर मैडम। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष बदल गए हैं, दाता प्रीति सूदन। इनसे पहले कौन थे? मनोज कुमार सोनी, फिर आई प्रीति सूदन, अब आई भैया अजय कुमार जी, ठीक है। यूजीसी में जगदीश कुमार साहब का रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो इनके जगह पे विनीत जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी टेम्परोरी अध्यक्ष के तौर पे काम को मतलब संभालने को दिया गया है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडा जी। इनसे पहले कौन थी? माधवीपुरी बुच जी। और माधवीपुरी बुच जी जो है सेबी के अंदर पहली महिला अध्यक्ष भी थी। गला दर्द करने लगा लिटरली बोलने की हिम्मत तो नहीं है लेकिन बोलूंगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब है, इन्हें ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन से भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर, है ना, लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था? जेल में 63 दिन भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। सोचिए किस प्रकार का जिगरा, किस प्रकार का जो है सेनानी होंगे भैया, जिन्होंने देश के लिए इस प्रकार की कुर्बानी भी दी है कि तिल तिल करके प्राण त्याग, ठीक है। जतीन्द्र नाथ दास, है ना, वह क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति के सदस्य थे। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन भी ज्वाइन किए थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से भी जुड़ा रहा था। लाहौर षड्यंत्र मामले, पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या, है ना, के बाद भगत सिंह दास सहित कई युवा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतीन्द्र नाथ जी की जो है मृत्यु हो जाती है ना। सदा अमर रहेंगे हमारे और आपके हृदय में। जतीन्द्र दास के अलावा लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को गिरफ्तार किया गया। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप था। इस मामले में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को जो है फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर। 8 अप्रैल 1929 को
भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है विधानसभा असेंबली में जो है बम फेंकते हैं, ये भी पूछा जाता है कि उनके साथ कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त। 1926 में भगत सिंह साहब लाहौर के अंदर नौजवान सभा का गठन करते हैं। नौजवान सभा का घोषणा पत्र 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। देखिए, नौजवान सभा का गठन कहेगा तो भगत सिंह, लेकिन नौजवान सभा का जो घोषणा पत्र था उनके लेखन कार्य में कौन कौन शामिल रहे थे, तो भगवती चरण बोहरा का नाम जरूर रखना, जिनका एक किताब का नाम है बम का दर्शन। ये भी पूछा जाता है, बम का दर्शन। भगत सिंह का प्रमुख किताब जो है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बहुत पूछा जाता है। भगत सिंह नौजवान सभा की गठन किए थे 1926 में। नौजवान सभा का तो बता ही दिए थे ना, तो आगे बढ़ जाता हूँ। HRA की स्थापना जो है ये 1928 में किया गया था, और ये HRA का नाम बदलकर HSRA हसरा किए थे, भगत सिंह के द्वारा किया गया था फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। जो HRA के संस्थापक हैं उनमें बहुत आदमी का नाम आता है, राम प्रसाद बिस्मिल, रचिन सन्याल और भी कई सारे जो है हमारे वीर सपूत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी और भी कई महापुरुष। ठीक है भाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा काकोरी लूट कांड को कब अंजाम दिया गया, इस भी आप लोगों से यहाँ पे डिमांड है। 1928 में निम्नलिखित में से किस कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट से संबंधित व्यक्ति है भाई। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। देखिए, संविधान तो बना है आपका कैबिनेट मिशन के थ्रू, लेकिन इससे पहले ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के तहत जो है इस प्रकार का मंशा जाहिर किया गया था कि भाई भारत को भी जो है एक अपना संविधान हो। ठीक है भाई। संविधानिक ढांचे के लिए जो है नेहरू रिपोर्ट दिया था। 1934 में MN राय पहली बार संविधान सभा की जो है विचार अपने मन में लाया था। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, जिनमें 3 सदस्य था, है ना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टॉपर्ट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को हुआ था। सबसे अधिक उम्र दराज के आदमी अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष के तौर पर सिलेक्ट हुए थे, जिनका नाम सचिदानंद सिन्हा था। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 46 को अगला बैठक होता है। राजेंद्र प्रसाद जो है फिक्स अध्यक्ष बन जाते हैं। 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसमें 7 गो सदस्य होते हैं, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब होते हैं। अब आपके लिए क्यूज है, जो भी बच्चे सबसे पहले सभी प्रश्नों का सही जवाब देगा उनका नाम मैं अगले क्लास में लूंगा। ठीक है मेरे भाई। इनका है भैया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना? कहने का मतलब है HRA कब कन्वर्ट हो गया भैया HSRA के अंदर। ठीक है, अभी तो तुरंत क्वेश्चन आ गया है जी। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? यहाँ भी ईस्वी डिमांड है। भवभूति किसके दरबारी कवि थे? भवभूति, है ना, उत्तर रामायण। जिंदा चूना या कली चूना का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? अब जिंदा चूना और कली चूना का सूत्र जानेंगे तब निकाल पाएंगे। क्या आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया है? यस और नो, इसकी जवाब भी ईमानदारी से ही दे देना, है ना। इसमें तुम नो भी लिखोगे ना तो भी सही माना जाएगा, और यस भी लिखोगे ना तो भी सही माना जाएगा। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि चैनल चमकाने से ज़्यादा आपको चमकाने के लिए आया हूँ, और इस बात में 100% सत्यता है, क्योंकि ये भी जंग मेरे खुद से है तुम्हें सफल कराना। क्योंकि तुम्हें पढ़ाता हूँ और सफल ना हो पाए तो पढ़ाने का मतलब क्या है भाई? कुछ मतलब ही नहीं ना। अस्तित्व है कि नहीं हमारा भी, कुछ है कि नहीं भाई, है ना। तो इसीलिए ठीक है, तो पूर्णतः विश्वास के साथ पढ़िए, मन से पढ़िए, जरूर सफल होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट बाय कर सकते हैं।